हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर 1। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी की वन शॉट रहने वाली है ये वीडियो। ज्योग्राफी में स्पेशली क्लाइमेट वाले चैप्टर और हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड यानी कि ओशनोग्राफी से रिलेटेड चैप्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी अकॉर्डिंग रहेगी ये बिल्कुल वीडियो, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चैप्टर है वो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन आती है इसमें, दैट इज 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of the 32 किलोमीटर from the earth surface। that is very 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 important line। ये लाइन कहती है कि 99% जितना भी एटमॉस्फेयर का मास है वो 32 किलोमीटर तक कन्फाइन है। इसके बाद सिर्फ 1% रह जाता है एटमॉस्फेयर का मास। एटमॉस्फेयर होता क्या है तो ये ऊपर बताया गया है, इजीली आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एयर एसेंशियल है हमारी सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। एटमॉस्फेयर क्या है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है और जो कि हमारे अर्थ के ऑल अराउंड है। इसमें लाइफ गिविंग गैसेस यानी कि ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट, ये सब एटमॉस्फेयर में इंक्लूडेड है। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बनता किससे है? मिक्सचर ऑफ गैसेस बोल रहे हैं तो गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में आती है। लेकिन सारी जो गैसेस हैं इनका जो कंपोजिशन है, इनका जो लाइक दैट, ये हमारी अर्थ सरफेस है, हम अर्थ से ऊपर जाएंगे 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर तक हमें ऑक्सीजन मिलेगी। वहीं पर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है वो केवल हमें 90 किलोमीटर तक ही मिलेगा। मतलब बाकी का कम होता जाएगा, 90 किलोमीटर तक ही सारी कन्फाइंड है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और 120 किलोमीटर तक ऑक्सीजन मिलती है। दैट यहाँ पर लिख रहा है, ये बात आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर के बाद, यानी कि ऑक्सीजन नेग्लिजिबल नगण्य मात्रा में हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर केवल 90 किलोमीटर तक ही मिलते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। गैसेस की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस CO2 आती है, क्योंकि CO2 का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, दैट इज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दिस इज अवर अर्थ सरफेस एंड यहाँ पर CO2 गैसेस हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं। CO2 बोलती है आने तो दूंगा बट मैं जाने नहीं दूंगा। CO2 क्या बोलती है? आने तो दूंगा बट जाने नहीं दूंगा, यानी कि जो इंसोलेशन आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जो कि आती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है लॉन्ग वेव के फॉर्म में। तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको निकलने नहीं देती है बट इंसोलेशन को आने देती है। ये बात भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल माना जाता है और कुछ टाइम में, कुछ डिकेड्स में ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर में। एक ओजोन लेयर होती है जो कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, ये फिल्टर की तरह काम करती है और अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको रोक लेती है। वाटर वेपर की अगर हम बात करें तो ये भी एक वेरिएबल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, विच डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। इसका मतलब ये है, ये हमारा अर्थ है, दैट इज अवर अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड यानी कि ज़मीन से, अर्थ सरफेस से ऊपर की साइड जाना, हाइट पर जाना, एल्टीट्यूड इज हाइट। जिस जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर है वो कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वाटर वेपर का सोर्स क्या होता है? वाटर होता है। और वाटर कहाँ अवेलेबल है? हमारे अर्थ सरफेस पर। ओशंस वगैरह, रिवर्स वगैरह अर्थ सरफेस पर हैं। तो जैसे जैसे ओशंस से दूर जाएंगे वैसे वैसे
कम होती जाएगी वाटर वेपर कंटेंट। इसके अलावा वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में 4% तक हमें वाटर वेपर मिलता है, जबकि ड्राई और कोल्ड एरियाज में ये लेस देन 1% होता है। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा आई होप। इसका मतलब इतना सा है कि जो जहाँ पर बरसात होती है, थोड़े वार्म और वेट ट्रॉपिक्स हैं, वहाँ पर 4% तक हमें वाटर वेपर देखने को मिल जाता है, जबकि जो पोलर रीजन्स हैं, जितने भी पोलर रीजन्स हैं, इसके अलावा जो डेजर्ट रीजन है, यहाँ पर वाटर वेपर की कमी है और लेस देन 1% वाटर वेपर ही वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद डस्ट पार्टिकल। Atmosphere has sufficient capacity to keep small solid particle which may originate from the different sources and include sea salt, fine soil, smoke soot, ash, pollen, dust and disintegrated particles of meteors. Dust particles में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? Sea salt आता है, fine soil आती है, smoke soot, ash, pollen, dust एंड disintegrated particles of meteors. ये सारी चीज़ें डस्ट पार्टिकल में आती है। जनरली डस्ट पार्टिकल लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि नीचे ही रहते हैं ज़्यादातर, बट कभी कभी कन्वेक्शनल एयर करंट्स की वजह से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द ग्रेट हाइट। कन्वेक्शनल एयर करंट क्या होती है? जब हमारी ये अर्थ जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये अपनी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकालती है, तो उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो लोअर लेयर में थे वो ग्रेटर हाइट यानी कि इससे ऊपर चले जाते हैं थोड़ा। ओके, सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है डस्ट पार्टिकल का वो सब ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में दिखता है, क्योंकि वहाँ पर ड्राई विंड्स चलती हैं। डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। इक्वेटर पे क्यों नहीं होंगे और पोलर पर क्यों नहीं होंगे? तो उसका रीज़न ये है, इक्वेटर पे एक तो बारिश बहुत होती है, पोलर में बारिश नहीं होती है, बट पोलर का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा क्लीन होता है, वहाँ पर ड्राई विंड्स भी नहीं चलती हैं। पोलर रीजन में ड्राई विंड्स नहीं चलती हैं, ठीक है। तो इक्वेटर पर रेन की वजह से और पोलर में ड्राई विंड्स ना चलने के कारण ज़्यादातर कंसंट्रेशन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर बहुत आसान है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सो, ये हमारे स्ट्रक्चर है ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स हैं ये टोटल, 5 लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, जबकि इसकी पोलर जो हाइट है वो 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है। दैट इज ये हमारा अर्थ सरफेस है। ट्रोपोस्फेयर कुछ ऐसे है, यानी कि एवरेज बोल देंगे तो 13 किलोमीटर हाइट है इसकी। पोलर एरियाज पे, यहाँ इसको पोल्स मानते हैं, इसको इक्वेटर मानते हैं, तो पोलर एरियाज पर ये 8 किलोमीटर है, जबकि 18 किलोमीटर की हाइट पर है इक्वेटर पे। ये ज़्यादा थिकनेस ट्रोपोस्फेयर की ग्रेटेस्ट होती है इक्वेटर पे, क्योंकि हीट जो है वो कन्वेक्शनल करंट की वजह से, जैसे कि डस्ट पार्टिकल कन्वेक्शनल करंट की वजह से ज़्यादा हाइट तक चले जाते हैं, इसी तरह से हीट जो है वो ज़्यादा हाइट तक चली जाती है कन्वेक्शनल करंट की वजह से इक्वेटर वाले रीजन में। दैट्स वाई 18 किलोमीटर इक्वेटर पर है और 8 किलोमीटर पोलर एरियाज पर है। जितने भी चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, वेदर में, वो सारे इसी लेयर में आते हैं, और यूजुअली 1 डिग्री सेल्सियस गिरता है इन एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 165 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? हमारी ट्रोपोस्फियर है। और जो जोन ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करता है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। ट्रोपोपोज का जो टेम्परेचर होता है वो -80 ओवर द इक्वेटर और अबाउट -45 डिग्री ओवर द पोल्स,
ये याद रखना, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था, ये इस तरह से होता है। यहाँ पर 18 किलोमीटर एंड यहाँ पर 8 किलोमीटर, यहाँ पर 8 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाता है, ये ट्रोपोपोज है, ट्रोपोपोज। तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है, ट्रोपोपोज में जो टेम्परेचर रहता है वो चेंज नहीं होता, वो एक जैसा रहता है, ठीक है। चेंज नहीं होता इन द सेंस कि अगर ये 1 किलोमीटर का भी मानते हैं हम ट्रोपोपोज, तो बिल्कुल चेंज नहीं रहेगा, टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ये 8 किलोमीटर ही है, क्योंकि ये 8 किलोमीटर है पोल पर, तो इसलिए इसका टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन ये 18 किलोमीटर चला गया है, इसलिए इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये मत सोचना कि इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ट्रोपोपोज में टेम्परेचर जो होगा वो इक्वेटर पर ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होता, क्योंकि आप हर बार 1 डिग्री सेल्सियस घटा रहे हो 165 मीटर पर, तो ये तो ज़्यादा है ना, इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा है, इससे कितना 10 किलोमीटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कम टेम्परेचर खाऊंगा, कम टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर पे होगा, ना कि पोल्स पर। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ट्रोपोपोज के बाद 50 किलोमीटर तक है। ये 18 किलोमीटर, एवरेज 13 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर तक है। फिर ओजोन लेयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये याद करना है इसमें, जो कि यूवी रेस को रोकता है। उसके बाद मीजोस्फीयर आती है, लगभग 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर आ जाती है। यहाँ पर दोबारा से टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है विद द इंक्रीज हाइट, और -100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है दोबारा से, यहाँ पर दोबारा डिक्रीज होने लगता है, फिर यहाँ पर इंक्रीज होता है, और यहाँ पर फिर तो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज, इंक्रीज, फिर दोबारा डिक्रीज, देन दोबारा इंक्रीज, ये याद रखना। और मीजोस्फीयर में -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए मीजोस्फीयर को कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं, कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं। और यहाँ पर मीटियोर्स आकर बर्न होने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, ठीक है। आइनोस्फीयर, जिसको हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, 80 से 400 किलोमीटर तक के बीच में होता है। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम आयंस बोलते हैं, इसलिए इस लेयर को आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं टू द अर्थ बाय दिस लेयर। आयंस की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। और लास्ट में आता है दैट इज एक्सोस्फीयर, ये 400 किलोमीटर से चालू हो जाती है, और इसकी कोई एंड लिमिट नहीं बताई है साइंटिस्ट ने, इसकी कोई एंड लिमिट नहीं है, जहाँ तक स्पेस है, जहाँ तक एक्सोस्फीयर फैला हुआ है। आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, इसको पढ़ते हैं। सोलर रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले इंसोलेशन के बारे में बता रखा है। इंसोलेशन क्या होती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि सन से, ये हमारा सन है, सन से हमारे अर्थ पर जितनी भी एनर्जी रिसीव हो रही है, जितनी भी एनर्जी आ रही है, उस सबको क्या बोलेंगे, एनर्जी को इंसोलेशन बोलते हैं। और ऑन एन एवरेज अर्थ हमारी 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट रिसीव करती है एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कितनी कैलोरी रिसीव करती है, 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो सोलर आउटपुट होता है, solar output received at the top of the atmosphere varies slightly in a year due to the variations in the distance between the earth and the sun। यानी कि सोलर आउटपुट यानी कि जो इंसोलेशन आती है वो हर टाइम अलग अलग आती है, मतलब ये वेरीज करती रहती है, सोलर रेडिएशन जो है वो वेरी करती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है जब सन और अर्थ
सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, उस टाइम को बोलते हैं पेरिहीलियन। और एक टाइम ऐसा आता है जब सन और अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन। और पेरिहीलियन आता है ऑन 3 जनवरी, और एपीहीलियन आता है 4 जुलाई। यानी कि सबसे ज़्यादा पास हमारे सन और अर्थ की डिस्टेंस सबसे कम होती है, उस टाइम को हम पेरिहीलियन बोलते हैं। 3 जनवरी को आता है ये। और एपीहीलियन जो कि 4 जुलाई को आता है। यहाँ पर ही लिख रहा है ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ इज फारदेस्ट, सबसे ज़्यादा दूर होती है फ्रॉम द सन। 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है 4 जुलाई को, जिसको हम एपीहीलियन बोलते हैं। और 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा पास होती है, जिसको हम पेरिहीलियन बोलते हैं, और इनका डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर ही रह जाता है। पेरी से पास याद रख लेना, पी से पेरी, पी से पास, तो ये सबसे ज़्यादा पास होती है। ठीक है। लेकिन जो एनुअल इंसोलेशन होती है हमारी अर्थ रिसीव करती है 3 जनवरी को, वो ज़्यादा होती है 4 जुलाई से। मतलब 3 जनवरी को हम ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू 4 जुलाई। बट फिर भी 3 जनवरी को याद रखना हमारे यहाँ पर विंटर होती हैं, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती हैं। तो 4 जुलाई को हमारे यहाँ पर समर होती है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, तो सदर्न हेमिस्फीयर में 3 जनवरी को क्या पड़ रही होती है? समर पड़ रही होती है। तो ज़्यादा किसको महसूस होती है? ज़्यादा महसूस होती है सदर्न हेमिस्फीयर वालों को। और इतना ज़्यादा इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि सोलर आउटपुट को, यानी कि इंसोलेशन को अफेक्ट करने वाली बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, ये सारी चीज़ें भी एटमॉस्फेयर में रहती हैं और ये हमारी इंसोलेशन को अफेक्ट करती हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ द इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब इंसोलेशन हमारे जो अर्थ सरफेस पर, उस पर अलग अलग क्यों आती है, उसके रीजंस क्या हैं? तो इसमें रीजंस दे रखे हैं, कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। पहला फैक्टर दे रखा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हमारी जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। और डे में हम इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव करेंगे एज़ कम्पेयर टू नाइट। एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज, अगर सन जहाँ पर बिल्कुल सीधी रेज पड़ रही हैं और एक जगह स्लैंट रेज पड़ रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है सीधी किरणें आएंगी तो इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगी, तिरछी किरणों से इंसोलेशन कम रिसीव होगी। लेंथ ऑफ द डे, वही बात होगी, डे ज़्यादा है तो इंसोलेशन ज़्यादा आएगी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है, जितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा एटमॉस्फेयर, उतनी ज़्यादा इंसोलेशन आ पाएगी, उतनी ज़्यादा सोलर रेडिएशन आ पाएगी। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे कि क्लाउड होते हैं और भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, सब क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, उनको एब्जॉर्व कर लेंगे, तो इंसोलेशन कम आएगी थोड़ा। इसके अलावा लैंड और ओशन के कॉन्फ़िगरेशन भी डिपेंड करता है कि, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारे इंसोलेशन को अफेक्ट करती हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें समर सोलिस्टिस का एग्जांपल भी दे रखा है कि जो हमारी यहाँ पर इक्वेटर पर स्लैंट रेज नहीं पड़ रही हैं, कैंसर पर स्लैंट रेज नहीं पड़ रही हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जाएंगे हम, जैसे ही स्लैंट रेज पड़ेंगी। जब भी स्लैंट रेज पड़ेंगी, हमेशा याद रखना, जब भी स्लैंट रेज पड़ेंगी वो एरिया तो ज़्यादा कवर करेंगी, एरिया ज़्यादा कवर होगा, बट हीट कम मिलेगी। लाइक दिस इज हमारी अर्थ सरफेस है, ये एक बिल्कुल सीधी किरणें आ रही हैं, इसका एरिया इतना सा है। एक स्लैंट रेज आ रही हैं, इसका एरिया इतना बड़ा हो गया, राइट। तो स्लैंट रेज का एरिया तो ज़्यादा होता है, बट हीट क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और जब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर थोड़ी कम हीट मिलेगी। यहाँ पर इतना सा एरिया था, तो जितनी भी हीट है इस एरिया को मिल जाएगी, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट मिलेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको।
नेक्स्ट आता है द पैसेज ऑफ द सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो सोलर रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर से कैसे आता है। तो ज़्यादातर ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आता है। हमारे अर्थ सरफेस से पहले, अर्थ सरफेस से टकराने से पहले वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी जगह टकरा के आता है। और ट्रोपोस्फेयर में भी वाटर वेपर है, ओजोन है और अदर गैसेज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती हैं। और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू द स्पेस एंड टुवर्ड द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसलिए हमें जो रेड कलर दिखता है राइजिंग और सेटिंग सन का, और ब्लू कलर दिखता है स्काई का, वो रिजल्ट किसका है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट विद इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो लाइट स्कैटर होती है छोटे छोटे स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से, इसलिए हमें उगते हुए और ढलते हुए सूर्य का लाल कलर दिखता है और स्काई का ब्लू कलर दिखता है। ये पॉइंट याद रखना कि हमारी जो इंसोलेशन है वो रिसीव करती है हमारी अर्थ 320 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द पोल। इसको सीधे सीधे याद कर लेना कि कितनी इंसोलेशन ट्रॉपिक से लेकर पोल्स तक हमारी अर्थ रिसीव कर पाती है। और सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में। कभी भी ये मत सोचना कि इक्वेटर पे हमेशा सन बिल्कुल सीधे होता है तो फिर इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसोलेशन सबसे ज़्यादा रिसीव ना होकर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है, क्योंकि डेजर्ट में क्लाउड्स नहीं होते, और जब क्लाउड्स नहीं होंगे तो वो इंसोलेशन को आने देंगे, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और जब भी इंसोलेशन रिफ्लेक्ट नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो क्या होगा, तो इंसोलेशन वहाँ पर ज़्यादा रिसीव होगी। और हमारे इक्वेटर पे क्लाउड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए लेस इंसोलेशन मिलती है देन द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर रिसीव कंपेरेटिव लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स। जनरली सेम लैटिट्यूड पर, यानी कि इक्वेटर पे भी क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगी कॉन्टिनेंट पर देन ओवर द ओशियंस। ओशन से ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है हमारे लैंड एरिया पर। कॉन्टिनेंट्स पर ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है एज़ कम्पेयर टू द लैंड एरिया। ओके, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, कैसे गर्म होता है हमारा एटमॉस्फेयर और कैसे ठंडा होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 3-4 प्रोसेस हैं इसमें। जैसे कंडक्शन लिख रही है, एडवेक्शन लिख रही होगी, एडवेक्शन लिख रही है, कन्वेंशन प्रोसेस होती है। ये सारी प्रोसेस है जिनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। जब अर्थ हमारी इंसोलेशन से गर्म हो जाती है तो ये क्या करती है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन से गर्म हो गई है। अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में अपनी गर्माहट को निकालेगी। जितनी भी ये गर्म हुई है लॉन्ग वेव फॉर्म में, याद रखना कौन से फॉर्म में, शॉर्ट वेव में तो आती है, लॉन्ग वेव में जाती है। यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव फॉर्म होती है और इंसोलेशन शॉर्ट वेव फॉर्म होती है। The air in the contact with the land get heated slowly and the upper layer in contact with the lower layers also get heated। ये हमारी अर्थ है, इसके नीचे ये जो इससे बिल्कुल अटैच, अर्थ सरफेस से अटैच जो एयर है ये गर्म हो जाएगी। इसके से अटैच जो दूसरी एयर है ये भी गर्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। यानी कि कांटेक्ट में आने से इसकी हीट इसमें चली गई, इस वाले की एयर की हीट इस वाली एयर में जाएगी एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। इस वाले की हीट फिर इसमें जाएगी, जब तक ये सेम टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक कंडक्शन प्रोसेस चलती रहती है। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू द कूलर बॉडी। गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में कंडक्शन प्रोसेस चलती है, और तब तक चलती है जब तक सेम टेम्परेचर नहीं आ जाता या फिर कॉन्टैक्ट ब्रोक नहीं हो जाता। यानी कि एयर यहाँ पर थी, यहाँ से उठ के ये एयर दूसरी जगह चली गई तो कॉन्टैक्ट ब्रोक हो गया, तो भी अब कंडक्शन प्रोसेस बंद हो जाएगी।
कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। कंडक्शन जो लोअर लेयर्स है यहाँ यहाँ ये सब किससे गर्म हो रही है? ये कंडक्शन की प्रोसेस से, और सरफेस से बिल्कुल अटैच कंडक्शन 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 की प्रोसेस से लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। अगर अर्थ सरफेस से जो हवा है वो वर्टिकली ऊपर चली गई, वर्टिकली राइज कर गई, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्शन। जो हम आगे कन्वेक्शनल करंट पढ़ रहे थे, दैट इज वर्टिकली राइज ऑफ द एयर। और अगर वर्टिकल ना चलकर हॉरिजॉन्टल अगर एयर चल रही है तो इसको बोलते हैं हम एडवेक्शन, जिसका एक एग्जाम्पल है दैट इज लू। इंडिया में स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर जो एयर चलती है उसको बोलते हैं हम एडवेक्शन। लू इज अ एग्जाम्पल ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस, जहाँ पर एयर हॉरिजॉन्टल चलती है। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज कॉल्ड एडवेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। याद रखना, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट है एयर का वो वर्टिकल मूवमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इस वाले मूवमेंट से ज़्यादा ये वाला मूवमेंट होता है। ओके, मिडिल लैटिट्यूड्स में क्या होता है? ज़्यादातर जो ड्यूरेनल होता है डे और नाइट का वेरिएशन जो होता है वो एडवेक्शन की वजह से ही होता है। डे और नाइट वेरिएशन ज़्यादातर एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से होता है मिड लैटिट्यूड्स में। कहाँ की बात कर रहे हैं? मिड लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल लू है। लू इज द आउटकम ऑफ द एडवेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? मैंने बता दिया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ की सरफेस है। अर्थ सरफेस से हवा हीट ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और निकलेगी कहाँ से? ये अर्थ सरफेस से निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि इंसोलेशन की वजह से हमारी जो अर्थ है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है, और एक चीज़ जो गर्म हो जाती है तो वो ठंडा तो होगी। तो जब ठंडी होगी तो वो क्या निकालेगी? एनर्जी रेडिएट करेगी इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। कोई भी बॉडी जब गर्म हो जाती है तो एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है। रेडिएटिंग बॉडी मतलब जो कि रेडिएट करे, एनर्जी को रेडिएट करे। तो हमारी अर्थ रेडिएटिंग बॉडी बनने के बाद एनर्जी रेडिएट करती है इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। और ये जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर को नीचे से फ्रॉम द बिलो, मतलब यहाँ से अर्थ सरफेस है ये, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे पहले गर्म होगा, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, तो नीचे से लेकर ऊपर तक गर्म होता है। हमेशा एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो गर्म होगा। इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। लॉन्ग वेव रेडिएशन को बहुत सारी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं जो कि एब्जॉर्व कर लेती हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। ये क्या करती हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनको एब्जॉर्व करती हैं और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में मदद करती हैं बहुत ज़्यादा। जितना अर्थ लेती है, मतलब जितना इंसोलेशन आता है उस सब को अर्थ वापस रेडिएट करती है। उस सब को वापस क्या कर देती है? रेडिएट कर देती है। इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। जितना लेगी उतना वापस कर देगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम, 100 यूनिट के एग्जाम्पल से। ये रहा 100% हम मानते हैं कि इंसोलेशन आई 100%, एटमॉस्फेयर से चलना चालू होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर है। अगर कोई इंसोलेशन आ रही है तो एटमॉस्फेयर से आके अंदर आएगी, अर्थ सरफेस पर सबसे लास्ट में आएगी। तो जैसे ही वो अर्थ सरफेस से जैसे ही वो एटमॉस्फेयर पर आएगी तो सबसे पहले कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, स्कैटर करेगी और कुछ को एब्जॉर्व करेगी। रिफ्लेक्ट, स्कैटर और एब्जॉर्व करने के बाद कुछ ही हिस्सा हमारी अर्थ सरफेस पर पहुंचता है। लगभग 35 यूनिट स्पेस में दोबारा भेज दी जाती है। अर्थ सरफेस पहुंचता भी नहीं है, यानी कि इंसोलेशन आ रही है 100 यूनिट, उसका 35 यूनिट वापस भेज दिया गया
उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया गया, स्कैटर कर दिया गया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। 35 यूनिट्स को वापस स्पेस भेज दिया गया। अर्थ सरफेस अभी नीचे है, अर्थ सरफेस पर तो अभी पहुंची नहीं है। इस 35 में से 27 यूनिट्स तो क्लाउड्स ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं और 2 यूनिट स्नो और आइस कवर्ड एरियाज रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है रेडिएशन का, उसको अल्बीडो ऑफ द अर्थ कहते हैं। अल्बीडो का यानी कि मतलब है अर्थ की जो सन की जो इंसोलेशन है, सन की जो इंसोलेशन है उसको रेडिएट बैक कर दिया जाएगा, रेडिएट बैक कर दिया जाएगा। उसको एल्बिडो बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द रेडिएशन। जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट है कितना है 35 यूनिट। तो पूछा जाए अगर एल्बिडो ऑफ द अर्थ कितना है, तो 35 यूनिट एल्बिडो है हमारे अर्थ का। रिमेनिंग 65 यूनिट्स एब्जॉर्व कर ली जाती हैं, जिसमें से 14 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व करता है, 51 यूनिट्स अर्थ सरफेस एब्जॉर्व करती है। उसमें से अर्थ 51 यूनिट्स जो अर्थ ने एब्जॉर्व किए थे उन सबको वापस भेज देती है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी कि अर्थ सरफेस को कितना मिला 51, तो कितना देना है उसको वापस 51 देना है। इसमें से 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस में चली जाते हैं, 34 यूनिट्स एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है, 6 डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, 9 कन्वेक्शन के प्रोसेस थे और 19 हीट ऑफ द कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन की प्रोसेस थे। यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा चाह रहा है कि 100 हमारी अर्थ ने लिया था, 100 ही उसने वापस कर दिया। अब इसको बेशक आप काउंट कर सकते हो, पूरा 100 हो जाता है ये, ठीक है। दिस इज द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। एक लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द नेट रेडिएशन बैलेंस क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ पे जो इक्वेटर है, यहाँ पर हमें ज़्यादा इक्वेटर ट्रॉपिक्स वाले एरियाज हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलती है, हमें मोर रेडिएशन है, यहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रीजन। पोलर रीजन पर थोड़ी कम रेडिएशन मिलती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड नेट रेडिएशन बैलेंस। नेट रेडिएशन बैलेंस का मतलब कि जहाँ सरप्लस है वो सरप्लस को डेफिशिट एरियाज में भेज दिया जाएगा। सरप्लस को डेफिशिट एरियाज में, डेफिशिट कहाँ, कमी कहाँ पर है, कमी पोलर एरियाज में है। तो इक्वेटर से पोलर एरियाज की तरफ सोलर रेडिएशन को भेज दिया जाता है, दैट इज द नेट रेडिएशन बैलेंस। टेम्परेचर, तो फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेजेंस ऑफ द वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स एंड लोकल एक्सपर्ट। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड हमारे जो अर्थ है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूडनल यानी कि ये जो लेटी लेटी लाइंस बनाते हैं हम हमारे अर्थ पर, तो उनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, पोलर की तरफ जाते जाएंगे, वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंसोलेशन कम मिलेगी। तो टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, इंसोलेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए टेम्परेचर पोलर एरियाज में कम होगा और इक्वेटर ट्रॉपिक्स वाले एरियाज में ज़्यादा होगा। एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप धरती पर हैं यानी कि अर्थ सरफेस पर हैं तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर कम लगेगा। बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर कभी भी इंसुलेशन से रेडिएट नहीं होता, गर्म नहीं होता, हमेशा एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, यानी कि नीचे से गर्म होना स्टार्ट होगा फ्रॉम द बिलो, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फिर वो ठंडा होता जाएगा। दैट इज एल्टीट्यूड। और हमने 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर भी पढ़ लिया है कि 1 किलोमीटर पर जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता चला जाता है।
तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप सी से दूर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जो हमारी लैंड एरिया है वो सी से कंपेयरली जल्दी ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है। सी के कंपैरिजन में जो सी है वो स्लोली ही हीट करती है और धीरे से ही ठंडी होती है, मतलब ठंडी भी लेट होती है और गर्म भी लेट होती है, जबकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए विंटर के टाइम पर जो हमारा लैंड सरफेस है वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, समर के टाइम पर लैंड सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सी, ओशंस, सी और ओशन के कंपैरिजन में। इसके अलावा एयर मास और ओशन करंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे टेम्परेचर को। ये सारे कोल्ड करंट्स, जैसे कि कोई भी, इसको आगे हम आप पढ़ेंगे भी, दैट कि कोल्ड करंट्स होती हैं, ओशन करंट्स होती हैं ये कोल्ड करंट्स, और वार्म करंट्स होती हैं। वार्म करंट जिस भी एरिया में जाएगी वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको वार्म कर देगी, कोल्ड करंट जिस भी एरिया में जाएगी वहाँ के टेम्परेचर को कोल्ड कर देगी। इसका एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम का कंटिन्यूएशन है जिसको हम आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे टेम्परेचर का उसको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी और जुलाई से हम समझ सकते हैं इजीली। ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है ऑफ द सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में हमें देखने को मिल रहा है। हम क्या देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है और ये नदर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो आइसोथर्म है वो बहुत कम डेविएट हो रहे हैं और नदर्न हेमिस्फीयर में ये आइसोथर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं। तो इसका एक रीज़न ये है कि सदर्न हेमिस्फीयर में सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी यानी कि ज़्यादातर ओशन है, ओशन का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, इसलिए ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलते, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड फिर ओशियन फिर लैंड फिर ओशियन, तो सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्चुएशंस, आइसोथर्म की फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी कि नॉर्मली यूजुअली क्या होता है, जो हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारी जो अर्थ सरफेस है इसके नीचे ये वाली जो लेयर होती है वो वार्म रहती है और ऊपर वाली लेयर कोल्ड रहती है। बट इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर क्या है, ये जो कोल्ड लेयर है ये नीचे आ जाती है और वार्म लेयर ऊपर चली जाती है। कोल्ड नीचे आती है, वार्म ऊपर चली जाती है। दिस इज द इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं इसके जिसकी वजह से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, लाइक कोल्ड फ्रंट, मतलब फ्रंट बनते हैं तब भी ऑक्लूडेड फ्रंट, स्पेशली ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है तो इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर होता है। ये लिख रहा है इसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एलिवेशन, इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, मतलब पलट जाती है और नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, इसी को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। इन्वर्जन हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लाइक इसके लिए लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए विथ क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर द इन्वर्जन। आपने विंटर में देखा होगा, विंटर में क्या होता है, नाइट में ज़मीन का टेम्परेचर, यहाँ का जो लेयर है ये कोल्ड लेयर आती है, ऊपर वाली वार्म लेयर होती है। मतलब लैंड सरफेस पर, क्योंकि लैंड सरफेस पे मैंने पहले भी बताया कि जो लैंड सरफेस है वो जल्दी फास्टली
ठंडा हो जाता है तो ये अपनी रेडिएशन को बहुत जल्दी निकालेगा। जब ये अपनी रेडिएशन निकालेगा तो नीचे की रेडिएशन तो निकल गई, ऊपर अभी रेडिएशन है तो ऊपर वाला एरिया वार्म हो जाएगा, नीचे वाला एरिया कोल्ड रहेगा क्योंकि नीचे से सारी रेडिएशन जा चुकी हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा, थोड़ी लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए। इसके लिए हमें कभी भी स्काई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्काई होगा तो क्या होगा, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कभी जाने ही नहीं देगा। स्काई क्या कर, ये जैसे कि क्लाउड्स हैं, ये हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ से निकलना चाहती थी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बट क्लाउड्स ने क्या किया, इसको रोक के रख लिया, तो ये वाला नीचे वार्म ही रह गया। लेकिन अगर क्लाउड्स नहीं होते तो ये चली जाती, ऊपर चली जाती और ये क्या हो जाता, कोल्ड हो जाता। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस एंड द वेदर सिस्टम। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वैसे भी काफ़ी हो गया है ये वीडियो, हम 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल शेयर करना। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।